मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनौरा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास और समास में बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के पूर्व भी हमने समास के जो विभिन्न भेद हैं उसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और इसके पूर्व भी हम ये पढ़ चुके हैं कि सामासिक शब्द क्या है, समास विग्रह क्या है, समास के कौन कौन से भेद हैं आदि। इसका अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम संक्षेप में देखेंगे कि समास क्या है, सामासिक शब्द क्या है, समास विग्रह क्या है और समास के कौन कौन से भेद हैं। इनको संक्षेप में देख लेंगे ताकि हमको ये अच्छे से याद हो जाए और समझने में दिक्कत ना जाए। तो आइए हम देखते हैं बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि समास के पहले समास क्या है इसका अध्ययन करते हैं। समास की परिभाषा अगर हम देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यहाँ पर शब्दों को लिखा है, शब्दों को मिलाकर अगर जो नवीन शब्द का हम निर्माण करते हैं तो वो कहलाता है समास। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखने योग्य है, अगर वर्णों को मिलाकर अगर हम बात करते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलकर नए शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो हो जाता है संधि। लेकिन यहाँ पर शब्दों को मिलाकर है इसलिए समास है। एक ये मूल अंतर समास और संधि में यही है। अब उदाहरण अगर हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि राजा का पुत्र, ये कई शब्द हो गए और इनको मिलाकर एक शब्द बनाया गया राजपुत्र। इसी तरह घन की तरह श्याम, घन का मतलब होता है बादल और श्याम का मतलब होता है श्यामला। तो घन की तरह श्याम अर्थात घनश्याम। तो घन की तरह श्याम ये हो गए शब्द और घनश्याम उनका सार्थक शब्द हो गया, एक और शब्द हो गया। इसको अगर और देख लें अच्छे से हम, सामासिक शब्द या समस्त पद, सामासिक शब्द को समस्त पद भी कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया हुआ एक शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए दो या दो से अधिक पद, राजा का पुत्र, इन सबको मिलाकर बनाया होगा एक शब्द राजपुत्र है। तो राजपुत्र क्या हो गया, सामासिक शब्द हो गया जिसको समस्त पद भी कहते हैं। और राजा का पुत्र क्या हो गया, उसका विग्रह हो गया। विग्रह की परिभाषा भी देख लें हम, सामासिक शब्द को या समस्त पद को अलग करके पहले की स्थिति में ले जाने का नाम समास विग्रह है। अर्थात शब्दों को विग्रह कर अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे घनश्याम अगर शब्द लिखा है तो घन की तरह श्याम, इसको हमने अलग अलग कर दिया तो ये हो गया समास विग्रह। और अगर घन की तरह श्याम ये समास विग्रह है, इसको हमको समास बनाना है तो घनश्याम। राजा का पुत्र ये समास विग्रह है, इसको अगर हम समास बनाना है तो राजपुत्र। तो इस तरह से ये सामासिक शब्द क्या है, समास क्या है, ये हमने पढ़ लिया। आगे देखेंगे हम समास के प्रकार। समास के प्रमुख 6 प्रकार बताए गए। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। इसके पहले भी हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास को पुराने वीडियो में पढ़ चुका है। आज चूँकि हमको पढ़ना है बहुब्रीहि समास, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में हाईलाइट किया है बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं कि जो कई समास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमको पहचानने में कई बार दिक्कत हो जाती है कि ये कौन से समास के अंतर्गत आएगा, उसको कैसे भेद करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। वह समास जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुब्रीहि समास होता है। अब देखिएगा, बहुब्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं उनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस बात का ध्यान देना। पूर्व के समासों में हमने देखा कि दोनों पद जो होते हैं उनमें से कोई ना कोई एक पद प्रधान होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वरन दोनों पद मिलकर
किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जब तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे है गजानंद, गजानंद ये सामासिक शब्द हो गया। अब इसको विग्रह जब करेंगे तो गज से आनन वाला, गज से आनन वाला, तो ये क्या हो जाएगा, गणेश। तो पहला जो हो गया है ये सामासिक शब्द हो गया गजानन, समास विग्रह हो गया। ये दोनों में से गजानन, गज और आनंद, ये दोनों पद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन दोनों पदों से मिलने वाला जो एक नया शब्द है वो है, या तीसरा पद जिसको कह सकते हैं, वो कहलाता है गणेश। और ये गणेश जो होता है तीसरा पद वो महत्वपूर्ण होता है। तो अब इस तरह का अगर आए तो हम समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अगला देखेंगे उदाहरण, चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, और चार भुजाएं किसकी होती है, भगवान विष्णु की। तो विष्णु, तो यहाँ पर विष्णु जो हो गया वो ये बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण हो गया। इसमें दोनों जो पद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो इससे निकलने वाला शब्दार्थ है, तृतीय है, संकेत जो है वो उसकी ओर संकेत करता है, संकेत करते हैं, अर्थात तीसरे पद की ओर संकेत करने वाला। तो तीसरा पद यहाँ पर कौन सा हो जाता है, विष्णु। इसी तरह और उदाहरण देखेंगे, मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला। अब किसी से भी आप पूछेंगे भाई मुरलीधर कौन है, तो तुरंत व्यक्ति बता देते हैं कि कृष्ण है, अर्थात कृष्ण को हम मुरली धारण करने वाला कहते हैं। तो ये तीसरा पद हो गया मुरलीधर, अर्थात दूसरे मुरली को धारण करने वाला कृष्ण, तीसरा पद हो गया कृष्ण। निशाचर, निशा का मतलब होता है रात्रि और चर का मतलब विचरण करने वाला। तो रात्रि में विचरण करने वाला या निशा में विचरण करने वाला। सामान्य तौर पर सामान्य व्यक्ति तो रात में विचरण नहीं करते, राक्षस जो होते हैं वो रात्रि में विचरण करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है। अगला उदाहरण देखेंगे हम, त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाला। अब तीन नेत्रों वाला कौन है, भगवान शंकर। वो कहते हैं कई बार कि तीसरा नेत्र खोल दिए तो पूरी धरती भस्म हो जाएगी। तो तीसरा नेत्र, तीन नेत्रों वाले कौन है, शंकर जी, भगवान शंकर। तो इस तरह के जो भी उदाहरण हैं उससे हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा समास है। अगर इस तरह का दिया हो तो ये समझ जाना चाहिए कि ये बहुब्रीहि समास है। आगे हम कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो अनेक समास में प्रदर्शित होते हैं, अर्थात उनको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे दशानन के शब्द के ले लीजिए, दशानन को हम ले लेते हैं। अब कर्मधारय समास भी है, द्विगु समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है। दशानन तीनों प्रकार का समास है, लेकिन तरीका थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। 10 हैं जो आनन, वो कौन से समास हो गए, कर्मधारय समास। और 10 आनन का समूह ये हो गया द्विगु समास। और 10 है आनंद, आनंद या आनंद लिखा गया है, ये है आनन, है ना। तो 10 हैं आनंद जिसके वह, अर्थात रावण, अर्थात जिसके 10 सिर हैं या 10 आनन हैं, तो वो क्या कहलाता है, रावण। और ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। अर्थात उदाहरण तो एक ही है, लेकिन हम अगर अलग अलग तरीके से लिखते हैं तो वो समास बदल जाता है। इसको अगर हम देखें कि जैसे द्विगु समास की अगर हम बात करें, ये पहले सबसे पहले कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशिष्ट और विशेष्य इन दोनों का एक संबंध होता है, तो वो कहलाता है कर्मधारय समास। इसी तरह द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा जो होता है वो संज्ञा होता है। तो यहाँ पर 10 पहला पद मतलब संख्यावाचक और आनंद संज्ञा है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि 10 आनंद का समूह, 10 आनंद, तो ये द्विगु समास है। लेकिन यही इसी 10 आनंद को जब हम बोलते हैं 10 है आनंद जिसके वह, अर्थात रावण, तो ये बहुब्रीहि समास होता है। इस तरह से कई बार ये प्रश्न आ जाते हैं और जिनको समझना हम कठिन रहता है। तो इस माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि किस तरह का लिखा गया है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा। और ये कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं, चाहे वो MP बोर्ड वाला हो चाहे CBSE बोर्ड वाला,
दोनों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले अन्य वीडियोज़ जो हैं वो आपको सहजता से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।